हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के बारे में। इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको एमआरआई फिजिक्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझाना। हमने एमआरआई के ऊपर बाकी पहले 3 वीडियोस भी कवर की हुई हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। Now let's understand about the precisional frequency. Precisional frequency also known as the Larmor frequency. Precisional frequency को हम Larmor frequency भी कहते हैं। Is the rate at which the magnetic movements, usually of hydrogen protons, precess around an external magnetic field B naught in MRI. Precisional frequency को हम Larmor frequency भी कहते हैं। ये एक वो रेट होता है जिसमें जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रीसेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो किस रेट पे प्रीसेस कर रहे हैं, उसी को हम प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। व्हेन अ प्रोटॉन अलाइंस अलोंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट ओनली डज इट रोटेट अराउंड इटसेल्फ बट ऑल्सो इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव। जब हमारा प्रोटॉन बॉडी का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है तो वो सिर्फ खुद रोटेट नहीं हो रहा था, वो एक एक्सिस फॉर्म करके भी रोटेट कर रहा होता है और वो एक्सिस जो फॉर्म होता है वो एक कोन शेप में फॉर्म होता है। दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रीसीजन और इसी को हम प्रीसीजन कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ प्रीसीजन ऑफ अ प्रोटॉन पर सेकेंड इज कॉल्ड प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी। जो हमारा प्रोटॉन है वो 1 सेकेंड में, मतलब पर सेकेंड में कितना नंबर ऑफ प्रीसीजन कर रहा है उसी को हम प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ज, ये हम हर्ज में मेज़र करते हैं। प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हमारा प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और अगर हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारा प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1.5 टेस्ला की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब इसको हम अगर 42.58 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू है, तो उसके साथ वो प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी मतलब बढ़ा हुआ ही आएगा, मतलब अराउंड 63 आएगा। और अगर हम 3 टेस्ला का करते हैं, मतलब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस में हमारा प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ ईच हाइड्रोजन न्यूक्लियस स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स अपने ही एक्सिस पे स्पिन करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नॉट प्रोड्यूसेस एन एडिशनल स्पिन और वोबल ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन अराउंड बी नॉट। जो इन्फ्लुएंस आता है बी नॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, वो प्रोड्यूस करता है एडिशनल स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन अराउंड बी नॉट। द सेकेंडरी स्पिन इज कॉल्ड प्रीसीजन एंड कॉज द मैग्नेटिक मूवमेंट्स टू सर्कल बी नॉट। द कोर्स दे टेक इज प्रीसीजनल पाथ। वो पाथ जो लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रीसीजनल पाथ एंड द स्पीड एट विच दे प्रीसेस अराउंड बी नॉट इज कॉल्ड प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी। तो प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी तो आपको लगभग काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि आपको हम एक सिंपल लैंग्वेज में एक बताते हैं। देखिए स्पिन जो होता है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली हो रहा होता है, बट प्रीसीजन तब होता है जब हमारी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाती है। तो ये एक की पॉइंट है, आप जरूर से इस चीज़ को रिमेंबर करिएगा। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड बाय लार्मर्स इक्वेशन। इसी रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस करते हैं लार्मर इक्वेशन के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं लार्मर इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो लार्मर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है W नॉट इज इक्वल्स टू गैमा बी नॉट, वेयर W नॉट इक्वल्स टू प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी इन हर्ज। जैसे कि आपको पता है प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मेजर करते हैं। बी नॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। जैसे जिस मशीन का हम वो करने जा रहे हैं कि उसकी प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे और उसका यूनिट रहेगा टेस्ला। जैसे अगर हमें 1.5 टेस्ला का मशीन का देखना है, 3 टेस्ला का देखना है, 4 टेस्ला का देखना है तो हम उस जगह पे उस न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करेंगे। और गैमा का मतलब होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो।
विच इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, और मेनली हम यूज़ करते हैं 42.58 का वैल्यू। तो चलिए अब आपको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। जैसे अगर W0 का वैल्यू हमें पता लगाना है, जैसे प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी पता लगानी है 1.5 टेस्ला की मशीन की, तो हम करेंगे W0 इक्वल टू गैमा V0, उसमें गैमा का हम वो वैल्यू डालेंगे 42.58 इंटू, और हम अगर 1.5 टेस्ला की मशीन का वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 42.58 इंटू 1.5, तो हमारा आंसर आएगा 63.87, और ये होगा हमारा 1.5 टेस्ला की मशीन का प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। देन लेट्स सी अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोटॉन्स अलाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है जब प्रोटॉन्स अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फॉर द ओरिएंटेशन इन स्पेस कंसीडर XYZ एक्सिस सिस्टम। चलिए एक XYZ का एक एक्सिस सिस्टम को सिर्फ कंसीडर करिए। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द Z एक्सिस। हम मान लेते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसको हम Z से डिनोट करेंगे। कन्वेंशनली द Z एक्सिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द बोर ऑफ द मैग्नेट, और वही एक्सिस को हम लॉन्ग एक्सिस भी मानेंगे क्योंकि वो होगा ही लॉन्ग एक्सिस, क्योंकि पेशेंट टेबल वही जो बोर के अंदर जाएगा उसी एक्सिस को ही हम Z एक्सिस कहेंगे। अगर आपको अभी भी Z एक्सिस नहीं समझ में आ रहा तो आप एक MRI मशीन को इमेजिन करिए। अगर आपने देखा हो तो वो जो बोर के अंदर जब वो मतलब वो जो टेबल होता है जो जाता है जिसके अंदर, उसी को हम Z एक्सिस ही कहते हैं। तो वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। प्रोटॉन्स अलाइंस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो कुछ पैरेलल जाते हैं और कुछ एंटी पैरेलल जाते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द Z एक्सिस। तो वो पॉजिटिव होता है, मतलब जो पैरेलल जाते हैं वो पॉजिटिव और जो एंटी पैरेलल जाते हैं वो नेगेटिव। द फोर्सेस ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स कैंसिल ईच अदर। तो जो हमारे प्रोटॉन्स कुछ पॉजिटिव साइड में होते हैं कुछ नेगेटिव साइड में होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। However, there are always more protons spinning on the positive side or parallel to the Z axis than negative side. But जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो नेगेटिव साइड के कंपेयर में, मतलब पॉजिटिव साइड में ज़्यादा प्रोटॉन्स मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो भले कुछ जब दोनों एक आपस में अपने आप को कैंसिल भी कर देते हैं, फिर भी पॉजिटिव साइड ऑफ मतलब Z एक्सिस में कुछ प्रोटॉन्स फिर भी रह जाते हैं। सो आफ्टर कैंसिलिंग ईच अदर्स फोर्स there are few protons on the positive side that retain their force. तो कुछ जो फोर्सेस मतलब बच जाते हैं पॉजिटिव साइड में, जो प्रोटॉन्स वो अपनी फोर्सेस को रिटेन कर लेते हैं। The forces of these protons add up to form a magnetic vector along the Z axis. ये सारे प्रोटॉन्स के वेक्टर मतलब ऐड करके फोर्सेस को ऐड करके एक मैग्नेटिक वेक्टर का फॉर्मेशन होता है Z एक्सिस के साइड में। मतलब जैसे प्रोटॉन्स ने कुछ कैंसिल आउट किया तो जितने प्रोटॉन्स बच गए पॉजिटिव साइड में वो सब अपने फोर्सेस को ऐड अप करके एक मैग्नेटिक वेक्टर बना लेते हैं। उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो अब आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक काफ़ी डिटेल में मैं आपको सिंपली एक लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे हमारे पॉजिटिव साइड में कुछ प्रोटॉन्स गए और कुछ नेगेटिव साइड में गए, यही दो साइड्स हो जाएंगे, बाकी कोई साइड हो जाएंगे नहीं। तो जब पॉजिटिव साइड वाले प्रोटॉन्स और नेगेटिव साइड वाले प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट करने स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे इधर साइड 10 है इधर साइड भी 10 है, पर ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव साइड में अगर 15 है तो इस साइड 10 होंगे, तो वो 10 तो एक आपस में कैंसिल आउट करेंगे। जो रिमेनिंग 5 बचेंगे वो 5 अपनी फोर्सेस को ऐड अप करके एक मैग्नेटिक वेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे, और उसी 5 को हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानेंगे। देन चलिए अब आपको इस डायग्राम के जरिए आपको अब ईजिली समझ में आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव साइड है, मतलब किसका, Z एक्सिस का, और नीचे वाला नेगेटिव साइड है। देखिए कुछ दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, फिर पॉजिटिव साइड में कुछ प्रोटॉन बच गए, उन्होंने अपनी फोर्सेस को एडअप किया और एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। देन चलिए अब देखते हैं हमारे ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को। व्हेन द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज फॉर्म अलोंग द Z एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर्म हो चुका है, क्या कि मतलब जब दोनों प्रोटॉन्स ने कैंसिल आउट किया उसके बाद जो बचे उन्होंने अपने फोर्सेस ऐड करके लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फॉर्म कर लिया। फिर द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेंड अ RF पल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में अपना RF पल्स को सेंड करेंगे। The preceding protons pick up some energy from the radio frequency pulse.
जो हमारे प्रोटॉन्स है जो प्रीसेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो उन आर पल्स से कुछ एनर्जी लेंगे। फिर सम ऑफ दिस प्रोटॉन्स टू गो टू अ हायर एनर्जी लेवल एंड स्टार्ट प्रीसेसिंग एंटी पैरेलल। तो उनमें से कुछ प्रोटॉन्स उस एनर्जी को लेके एक हायर लेवल पे जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे, और वो प्रीसेस करने लगेंगे एंटी पैरेलल, मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस में वो प्रीसेस करने लगेंगे। The imbalance result in tilting of the magnetization into the transverse XY plane। फिर जब वो प्रीसेस करने लगेंगे एंटी पैरेलल ऑफ जेड एक्सिस, तो इसकी वजह से एक टिल्ट आएगा मैग्नेटाइजेशन में, जिसकी वजह से वो जेड एक्सिस की जगह XY प्लेन में आ जाएंगे, जिसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। इसी को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इन शॉर्ट, द RF pulse causing tilting of the magnetization into the transverse plane। सो अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो RF pulse की वजह से ही जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो अपने मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस को छोड़ के एंटी पैरेलल प्रीसेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक टिल्ट आता है और वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में आ जाते हैं। इस डायग्राम से इजीली आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है वो फॉर्म हो चुका था और ये हमारा है XY प्लेन, ठीक। फिर जब हम अपनी RF पल्स भेजते हैं जो कि 90 डिग्री अगर हमने भेजा, तो देखिए कुछ प्रोटॉन्स एंटी पैरेलल प्रीसेस करने लगे हैं, फिर जिसकी वजह से एक टिल्ट आया है और सारे के सारे प्रोटॉन्स अपने मैग्नेटिक वेक्टर की एनर्जी को लेके XY प्लेन में आ गए हैं, जिसको हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और एक बात, जो हमारी RF पल्स की एनर्जी होती है वो हमारे प्रीसीजिंग प्रोटॉन्स की एनर्जी को मैच करनी चाहिए, तभी वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वहाँ पे होगी, तभी वो एनर्जी उससे लेंगे, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हम RF पल्स की एनर्जी होती है हमारी, वो हमारी प्रोटॉन्स की एनर्जी से मैच करनी चाहिए, तभी हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर होगा। So this was all about Larmor frequency, longitudinal magnetization और transverse magnetization। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।